आधुनिक युग की शुरुआत से ही इंसान रोबोट बना रहे हैं। पहले ये मशीनें सिर्फ कुछ खास कामों के लिए बनाई जाती थीं, लेकिन धीरे धीरे एक नया विचार आया, ऐसे रोबोट जो इंसानों की तरह सोचें, समझें और यहाँ तक कि इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएं। इस विचार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। आखिरकार अमेरिका में वह दिन आया जब यह सपना सच हो गया। वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग का अध्ययन करके ऐसे एआई रोबोट बना लिए जो न सिर्फ सोच समझ सकते थे बल्कि किसी भी भाषा में बोल भी सकते थे। फिर एक नई तकनीक आई जिसने इंसान और एआई के बीच की दूरी और कम कर दी। इस तकनीक से कोई भी व्यक्ति अपना स्कैन करवाकर अपना ही एआई वर्जन बना सकता था जो दिखने, व्यवहार करने और बोलने में बिल्कुल उसके जैसा होता था। लेकिन एक दिन लॉस एंजल्स में भयानक न्यूक्लियर धमाका हुआ। पल भर में पूरा शहर राख हो गया। आज उस घटना को 10 साल बीत चुके हैं। अमेरिकी सरकार के अनुसार यह हमला न किसी दुश्मन देश ने किया, न किसी आतंकवादी संगठन ने, बल्कि उन एआई रोबोट्स ने किया जिन्हें इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस हमले से एआई ने इंसानियत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने पूरे पश्चिमी देशों में एआई रोबोट्स पर बैन लगा दिया और धरती से एक एक करके सभी एआई को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन पश्चिम के उलट न्यू एशिया गणराज्य ने एआई को खतरा नहीं माना। न्यू एशिया वो इलाका था जहां सारे एशियाई देश एक हो चुके थे। वे न सिर्फ नए एआई बना रहे थे बल्कि उन्हें बराबर के अधिकार भी दे रहे थे। लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया था, जब तक धरती पर एक भी एआई बाकी है वे नहीं रुकेंगे। चाहे वह कहीं भी छिपा हो, वे उसे ढूंढकर खत्म कर देंगे। इसी मकसद से पश्चिमी देशों ने अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी और हाईटेक स्पेस स्टेशन बनाई जिसका नाम था नोमैड। ये पृथ्वी की कक्षा में तैनात था। इसके सुपर स्कैनर धरती पर कहीं भी छिपे एआई को ढूंढ लेते थे। जैसे ही नोमैड को कोई एआई ग्रुप मिलता, उस पर घातक मिसाइलें दागी जाती और पूरा ग्रुप तबाह हो जाता। सालों से नोमैड इसी तरह एआई को खत्म करता आ रहा था। अब साल था 2055। बचे हुए सारे एआई मौत के डर से भूमिगत हो चुके थे। एक रात नोमैड न्यू एशिया के कोनांग द्वीप के ऊपर से गुजरा। उसने वहाँ कुछ एआई देखे और अमेरिकी सेना को रिपोर्ट की। थोड़ी ही देर में समुद्र से हथियारबंद सैनिक बाहर निकले और द्वीप पर उतरे। उसी द्वीप पर एक घर में जोशुआ अपनी गर्भवती पत्नी माया के साथ प्यार भरे पल बिता रहा था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जोशुआ नीचे गया तो देखा कि कुछ एआई रोबोट्स ने एक अमेरिकी सैनिक को पकड़ रखा था। वे जोशुआ के साथी थे। उनमें से एक का नाम था हारून। हारून ने कहा, अमेरिकियों को हमारी लोकेशन मिल गई है। वे कभी भी आ सकते हैं। हमें अभी निकलना होगा। जोशुआ ने बाहर देखा। आसमान में नोमैड चमक रहा था और उनकी तरफ बढ़ रहा था। घबराते हुए जोशुआ बोला, वे आ रहे हैं, जल्दी भागो। सभी रोबोट वहाँ से भाग गए। उनके जाते ही जोशुआ उस घायल अमेरिकी सैनिक के पास गया और बोला, ड्रू, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मेरी पोल खोलने आए थे? दरअसल जोशुआ अमेरिका का अंडरकवर एजेंट था। उसे एक मिशन पर भेजा गया था। एक रहस्यमयी शख्स था जिसे दी क्रिएटर कहा जाता था। वह चुपके चुपके एआई की फौज बना रहा था ताकि इंसानों से जंग लड़ सके। लेकिन क्रिएटर बहुत चालाक था। उसने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। इसलिए अमेरिकी सेना ने सार्जेंट जोशुआ को भेजा था कि वह क्रिएटर को ढूंढे और मार डाले। जोशुआ को क्रिएटर के ग्रुप में घुसने का सिर्फ एक रास्ता दिखा, क्रिएटर की बेटी माया। उसने माया का भरोसा जीता, उससे शादी की और एआई टीम में शामिल हो गया। लेकिन माया के साथ रहते हुए भी उसे क्रिएटर का कोई सुराग नहीं मिला और अब वह सच में माया से प्यार करने लगा था। वह घायल सैनिक उसका दोस्त ड्रू ही था। इसी बीच बाहर एआई और सेना के बीच भयानक गोलीबारी शुरू हो गई। जोशुआ ने ड्रू का रेडियो लिया और सेना से संपर्क किया। अंडरकवर सार्जेंट जोशुआ बोल रहा हूँ, फायरिंग तुरंत रोकें, क्रिएटर यहाँ नहीं है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, पीछे मुड़ा तो माया खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था। उसे पता चल गया कि जोशुआ जासूस है। सदमे में माया ने उसे गद्दार कहा और बंदूक तान दी। जोशुआ ने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, माया, मुझ पर भरोसा करो, वे तुझे कुछ नहीं करेंगे। वे सिर्फ क्रिएटर को चाहते हैं। मेरे साथ चल, मैं तेरी रक्षा करूंगा। माया उसे मारना चाहती थी लेकिन वह उसे सच में प्यार करती थी। ट्रिगर नहीं दबा सकी। आखिरकार वह भाग गई। बाहर खतरा था, इसलिए जोशुआ उसे रोकने के लिए दौड़ा। लेकिन तब तक माया अपने एआई साथियों के साथ नाव में बैठकर समुद्र में चली गई थी। माया को नहीं पता था कि ठीक उनके ऊपर नोमैड मंडरा रहा था। नोमैड के स्कैनर ने माया और बाकी एआई को पकड़ लिया। जोशुआ की आंखें डर से फैल गईं। अगले ही पल नोमैड ने समुद्र में मिसाइल दागी। भयानक विस्फोट हुआ। मौत का तूफान समुद्र से लेकर किनारे तक फैल गया। उस घटना को 5 साल बीत चुके थे। जोशुआ बच तो गया था लेकिन अपनी पत्नी माया और अपने आने वाले बच्चे को खोने का दर्द आज भी उसे खाए जा रहा था। उसने सेना छोड़ दी थी और अब लॉस एंजल्स के न्यूक्लियर धमाके वाली जगह पर बचे हुए एआई को ढूंढकर खत्म करने के अभियान में लगा था। दरअसल उसी न्यूक्लियर हमले में जोशुआ का अपना परिवार मारा गया था। उसने अपना एक हाथ और एक पैर भी खो दिया था। यही
वजह थी कि वह एआई से इतनी नफरत करता था। बाद में सेना ने उसकी काबिलियत देखकर उसे रोबोटिक हाथ पैर दिए, जिसके लिए वह शुक्रगुजार था। लेकिन माया और उसके बच्चे की मौत के बाद वह सेना से भी नफरत करने लगा। फिर भी उसका अतीत उसे नहीं छोड़ रहा था। एक दिन फिर सेना के 2 अधिकारी उसके दरवाजे पर आए, जनरल एंड्रयूज और कर्नल होवेल। जनरल ने बताया कि उन्हें क्रिएटर की गुप्त लैब की लोकेशन मिल गई है, वही द्वीप जहां जोशुआ को पहले अंडरकवर भेजा गया था। जनरल ने बताया कि क्रिएटर ने एक खतरनाक हथियार बनाया है जिसका नाम है अल्फा ओ। उस हथियार से वह अंतरिक्ष में घूम रहे नोमैड को तबाह करना चाहता है। जनरल चाहता था कि जोशुआ उनकी टीम को लैब तक ले जाए और क्रिएटर के साथ साथ उसके हथियार को भी खत्म कर दे, लेकिन इस बार जोशुआ ने मना कर दिया। तब होवेल ने उसे एक वीडियो दिखाया, उसमें माया जिंदा थी कुछ एआई रोबोट्स के साथ। होवेल ने कहा, ये फुटेज 2 दिन पुरानी है, तुम्हारी पत्नी अभी जिंदा है, हमारी मदद करो, हम क्रिएटर के सारे एआई और अल्फा ओ हथियार खत्म कर देंगे, लेकिन माया को कुछ नहीं होगा, तुम अपनी माया वापस पा सकते हो। ये सुनते ही जोशुआ मिशन के लिए तैयार हो गया। जोशुआ और टीम न्यू एशिया पहुंचे। फिर से गांव वालों को धमकाने लगे कि क्रिएटर की लैब कहाँ है, लेकिन गांव वाले एआई के इतने वफादार थे कि मरना कबूल कर लिया, बोलना नहीं। तब जोशुआ की नजर गांव के बीच में एक छोटी मूर्ति पर पड़ी। उसने मूर्ति घुमाई तो जमीन में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। लैब गांव के नीचे थी। जोशुआ अमेरिकी सेना के साथ लैब में घुस गया। वहाँ वैज्ञानिक एआई तकनीक पर काम कर रहे थे। सेना ने सबको मार डाला। तभी बाहर न्यू एशिया की एआई पुलिस आ गई। यहाँ एआई पुलिस लोगों की रक्षा करती थी और अमेरिकी उनके दुश्मन थे। बाहर बाकी सैनिक और एआई पुलिस में लड़ाई शुरू हो गई। कप्तान ने जोशुआ को आदेश दिया, हथियार ढूंढो और खत्म करो। खुद बाकी टीम के साथ बाहर लड़ने चले गए। जोशुआ हथियार ढूंढते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहाँ अल्फा ओ रखा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई हथियार नहीं था। सिर्फ एक कुर्सी पर एक एआई बच्ची बैठी कार्टून देख रही थी। जोशुआ हैरान रह गया। एक पल को उसे लगा, क्या यही छोटी बच्ची क्रिएटर का हथियार है? तभी पीछे से एक वैज्ञानिक ने उसे गोली मार दी। जोशुआ गिर पड़ा, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से सिर्फ घायल हुआ। वैज्ञानिक ने ऊपर का दरवाजा खोला और बच्ची से बोला, जल्दी भागो, क्रिएटर को ढूंढो। बच्ची भाग गई। वह दरवाजे से बाहर खेतों में निकली, जहाँ अमेरिकी सैनिक वैज्ञानिकों को मार रहे थे। थोड़ी देर बाद जोशुआ भी उसी रास्ते बाहर आया। अब उसका बच्ची से कोई मतलब नहीं था। वह भागते वैज्ञानिकों में माया को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ एआई पुलिस अमेरिकी सेना पर भारी पड़ रही थी। तभी पास में मौजूद नोमैड ने लैब पर मिसाइल दाग दी। जबरदस्त विस्फोट हुआ। जोशुआ विस्फोट से दूर था, लेकिन धक्के से दूर उछल गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वह पानी के किनारे एक नाव में था। सामने वहीं एआई बच्ची खड़ी थी। एक पल को जोशुआ ने डर से बंदूक तान दी, फिर नीचे रख दी और एआई से अपनी नफरत दिखाते हुए पत्थर फेंक कर बोला, भाग यहाँ से। लेकिन बच्ची मासूम चेहरा बनाकर खड़ी रही। आखिरकार जोशुआ खुद वहाँ से चला गया। खेतों में पहुंचकर उसे सैनिक शिपली की लाश मिली। उसका रेडियो लेकर टीम से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। तभी शिपली कराहा और जिंदा हो गया। वह मरा नहीं था। तब तक एआई पुलिस हर तरफ फैल चुकी थी। जोशुआ उसे छिपाते हुए एक खाली घर में ले गया। वहाँ पहले से ही वही बच्ची टीवी देख रही थी। जोशुआ ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया, लेकिन फिर अजीब बात हुई। बच्ची ने हाथ जोड़े, ध्यान लगाया और टीवी अपने आप चालू हो गया। जोशुआ दंग रह गया। तभी शिपली के रेडियो पर कर्नल होवेल का कॉल आया। वह पास ही एक खंभे के पीछे छिपी थी। होवेल ने पूछा, क्रिएटर का हथियार खत्म किया? जोशुआ ने कहा, कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक एआई बच्ची थी। होवेल बोली, वही बच्ची उनका हथियार है, उसे मार डालो। उसी वक्त एआई पुलिस ने होवेल को पकड़ लिया और गाड़ी में डालकर ले जाने लगी। उसी गाड़ी में सैनिक मैकब्राइड भी कैदी था। दूसरी तरफ होवेल के आदेश पर जोशुआ बंदूक तानकर बच्ची को मारने आया। बच्ची उस वक्त ड्राइंग बना रही थी। जोशुआ ने देखा कि उसने वही निशान बनाया था जो माया की पीठ पर टैटू था। जोशुआ ने पूछा, यह निशान तुझे कहाँ से पता? बच्ची चुप रही। फिर जोशुआ ने फोन में माया की फोटो दिखाई और पूछा, इसे जानती है? फोटो देखते ही बच्ची ने दूसरी भाषा में कुछ कहा। जोशुआ को नहीं समझ आया, लेकिन उसे यकीन हो गया कि यह बच्ची माया के बारे में जरूर कुछ जानती है। उसने फैसला बदल लिया, बच्ची को नहीं मारेगा। तभी घर का मालिक एआई किसान आया और जोशुआ पर बंदूक तान दी। जोशुआ ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज से पास की एआई पुलिस को लोकेशन का पता चल गया। पूरी फौज घर की तरफ आने लगी। जोशुआ ने किसान की जेब से कार की चाबी निकाली और शिपली और बच्ची को लेकर भाग निकला। दूसरी तरफ होवेल और मैकब्राइड ने एआई पुलिस वालों पर हमला करके गाड़ी छीन ली और जोशुआ को ढूंढने लगे। रास्ते में जोशुआ की गाड़ी खराब हो गई, लेकिन अब एआई पुलिस का पीछा छूट चुका था। जोशुआ ने बच्ची से कहा, मुझे मेरी माया के पास ले चल। बच्ची कुछ नहीं बोली। तभी बुरी तरह घायल शिपली ने जोशुआ पर बंदूक तान दी और बोला, पत्नी भूल जाओ, मुझे आर्मी कैंप ले चलो वरना मार दूंगा। जोशुआ ने समझाने की कोशिश की कि कैंप बहुत दूर है, पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन तभी शिपली मर गया। शिपली को वहीं छोड़कर जोशुआ बच्ची को लेकर लिफ्ट ली और शहर की तरफ चला गया। बच्ची का कोई नाम नहीं था, इसलिए जोशुआ ने उसका नाम रखा
अल्फी। उसने अल्फी को टोपी पहनाई ताकि वह इंसान जैसी लगे। थोड़ी देर बाद हॉवेल शिपली की गाड़ी तक पहुंची। शिपली मरा पड़ा था। पास में एक निष्क्रिय एआई पुलिस वाला भी था। हॉवेल ने शिपली के सिर के पास एक डिवाइस लगाई। यह मेमोरी ट्रांसफर डिवाइस थी जो मरे हुए व्यक्ति की आखिरी यादें निकालकर एआई में डाल सकती थी, बशर्ते मौत को ज्यादा वक्त न गुजरा हो। हॉवेल ने शिपली की थोड़ी सी मेमोरी निकालकर उस निष्क्रिय एआई पुलिस में डाली। शिपली कुछ पलों के लिए जिंदा हो गया। हॉवेल ने जल्दी से पूछा, जोशुआ कहाँ है? क्या उसने एआई बच्ची को मार दिया? शिपली ने कहा, नहीं, बच्ची जिंदा है। जोशुआ उसे लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने गया है। इसके बाद शिपली फिर हमेशा के लिए सो गया। अब हॉवेल की नजर में जोशुआ गद्दार था। वह मैकब्राइड को लेकर जोशुआ और अल्फी को मारने निकल पड़ी। दूसरी तरफ जोशुआ अल्फी को लेकर शहर पहुंच चुका था। अब हर जगह उनकी तलाश हो रही थी। एई को अल्फी वापस चाहिए थी। पुलिस हर कोने में ढूंढ रही थी। खुले में रहना बहुत खतरनाक हो गया था, लेकिन जोशुआ शहर इसलिए आया था ताकि अपने पुराने दोस्त ड्रू से मिल सके। वही ड्रू जिसे उसने अंडरकवर मिशन के वक्त मौत से बचाया था। उसे यकीन था कि ड्रू उन्हें शरण देगा और माया को ढूंढने में मदद करेगा। जोशुआ अल्फी को लेकर उस फैक्ट्री में गया जहां अब ड्रू एआई बनाने का काम करता था। ड्रू जोशुआ को सालों बाद देखकर हैरान रह गया। पुराने दोस्त की तरह गले लगाया और बोला, कितने सालों बाद यार, अब किस मुसीबत में फंसे हो? जैसे ही ड्रू ने अल्फी को देखा, वह सन्न रह गया। उसने पहली बार एआई बच्ची देखी थी। ड्रू उन्हें अपने घर ले गया जहां वह अपनी एआई गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। उसने पूछा, जोशुआ, तुम इस एआई बच्ची के साथ क्या कर रहे हो? जोशुआ ने कहा, वह सिर्फ बच्ची नहीं है, उसका नाम अल्फी है। उसमें कमाल की ताकत है। वह दिमाग से मशीनें कंट्रोल कर सकती है। मुझे लगता है वह जानती है क्रिएटर कहाँ है और शायद माया भी वहीं हो। अल्फी मेरी माया तक पहुँचने की आखिरी उम्मीद है। ड्रू ने अल्फी को जांचना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वह हैरान रह गया। उसने जोशुआ को एक तरफ ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, यार, ये बच्ची कोई आम एआई नहीं है, ये तो चमत्कार है। ये न सिर्फ पास की मशीनें कंट्रोल कर सकती हैं, बल्कि बहुत दूर की मशीनें भी। इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये बच्ची इंसानों की तरह बड़ी होगी। जितनी बड़ी होगी उतनी ही ताकतवर होती जाएगी। एक दिन बहुत दूर से भी मशीनें कंट्रोल कर सकेगी। ये सुनकर जोशुआ चुप हो गया। अल्फी अब सिर्फ मासूम एआई बच्ची नहीं रही थी, वह भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी थी। ड्रू ने अल्फी को अपनी गर्लफ्रेंड कामी के साथ दूसरी रूम में भेज दिया। कामी ने अल्फी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की और जोशुआ के बारे में बातें करने लगी। तभी अचानक अल्फी ने कहा, मेरे दोस्त मुझे लेने आ रहे हैं। कामी एक पल को चुप हुई। तभी डोरबेल बजी। कामी घबराई, लेकिन डोर स्कैन करके देखा तो आइसक्रीम डिलीवरी बॉय था। राहत की सांस ली और पैकेट लिया। पैकेट खोला तो अंदर बम था। प्रतिक्रिया करने से पहले बम फट गया। उसी वक्त एआई पुलिस का यूनिट घर में घुस आया और अल्फी को घेर लिया। एक ऑफिसर ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो, उस अमेरिकी से दूर आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन अल्फी ने चुपचाप मुंह फेर लिया। उसे अब किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। जोशुआ के साथ जो सुकून मिलता था वह कहीं और नहीं मिलता था। लेकिन एआई पुलिस नहीं मानी। एक ने स्टन गन निकाली। उनका इरादा अल्फी को बेहोश करना था, लेकिन अल्फी हिली तक नहीं। कोई चीख नहीं, कोई डर नहीं। ठीक उसी वक्त जोशुआ तूफान की तरह आया और कुछ ही सेकंड में पूरे यूनिट को गोलियों से छलनी करके लोहे का ढेर बना दिया। लेकिन दूसरा पुलिस यूनिट भी आ रहा था। जोशुआ ने अल्फी को गोद में उठाया और भागा। नजर ड्रू पर पड़ी जो कामी की बेजान बॉडी के पास बैठा रो रहा था। कामी भले मशीन थी, लेकिन ड्रू की पूरी जिंदगी बन चुकी थी। जोशुआ एक पल को रुका। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। फिर दूसरा यूनिट घर में घुसा, लेकिन उन्हें सिर्फ कामी की तबाह हुई बॉडी मिली। जोशुआ, अल्फी और ड्रू पहले ही निकल चुके थे। अचानक वहां मौजूद दो एआई ऑफिसर्स ने अपनी ही टीम पर फायर खोल दिया और पूरी यूनिट को पल में खत्म कर दिया। दरअसल वे एआई नहीं थे, वे कर्नल हॉवेल और उसका वफादार मैकब्राइड थे, जो भेष बदल कर आए थे। हॉवेल को जोशुआ और अल्फी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसे कुछ मिला था, कामी का दिमाग, जिसमें उसकी सारी यादें अब भी सुरक्षित थीं। इधर जोशुआ, ड्रू और अल्फी एक अनजान जगह की तरफ जा रहे थे, लेकिन बिना मकसद के नहीं। उन्हें माया तक पहुंचने का एक सुराग मिला था। शादी के वक्त जोशुआ ने जो अंगूठी माया को दी थी वह ड्रू ने ही बनाई थी। ड्रू ने अभी बताया था कि उस अंगूठी में छिपा हुआ ट्रैकर था। अब जोशुआ उसी ट्रैकर की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि यह उसे माया तक ले जाएगी, लेकिन ट्रैकर उन्हें जोशुआ के पुराने घर ले गया, वही घर जहां माया को सच पता चला था और वह हमेशा के लिए चली गई थी। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। नोमैड के धमाके ने सब तबाह कर दिया था। जमीन पर माया की शादी की अंगूठी पड़ी थी, जो अभी भी जोशुआ का इंतजार कर रही थी। जोशुआ का दिल टूट गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी अल्फी ने फिर महसूस किया। उसने ड्रू की तरफ देखकर कहा, मेरे दोस्त मुझे लेने आ रहे हैं। ये कहते ही वह जोशुआ के पास दौड़ी। उसकी आंखों में चिंता थी, जैसे उसने जोशुआ को अपना बाप मान लिया हो। तभी ड्रू ने आसमां में एआई ड्रोन्स देखे। वह जोशुआ को चेतावनी देने घर की तरफ दौड़ा। उसी वक्त ड्रोन्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधे ड्रू को लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। जोशुआ दौड़कर उसे पकड़ा। ड्रू की सांसें टूट रही
थीं, लेकिन मरने से पहले उसने जोशुआ के कान में एक सच फुसफुसाया जो सब कुछ बदल देगा। जोशुआ, जिस रात यहाँ हमला हुआ था हमने समझ लिया था क्रिएटर माया का बाप नहीं है, माया खुद क्रिएटर है। ये सुनकर जोशुआ सदमे में आ गया और ड्रू की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। मातम मनाने का वक्त नहीं था। एआई फौज तेजी से आ रही थी। जोशुआ अल्फी को लेकर भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। पूरी एआई फौज ने उन्हें घेर लिया, लेकिन यह पुलिस नहीं थी। ये वही बाकी एआई थे जिनके साथ जोशुआ ने कभी अंडरकवर रहते हुए काम किया था। भीड़ से उनका लीडर हारून निकला। उसने अल्फी को गोद में उठाया और जोशुआ की तरफ देखा। जोशुआ कुछ बोल पाता उससे पहले हारून ने उसे जोरदार मुक्का मारा और बेहोश कर दिया। बागियों ने उसे उठाया और अपने जहाज पर ले गए। उसे नीचे एक सेल में बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब जोशुआ को होश आया तो सामने हारून खड़ा था। ठंडी लेकिन तेज आवाज में हारून ने पूछा, उस बच्ची से तुम्हें क्या चाहिए? जोशुआ ने थके स्वर में कहा, वह मुझे मेरी माया के पास ले जा रही थी। हारून ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अपने पिता की मौत के बाद माया हमारी अगली क्रिएटर बनी। उस बच्ची को उसने बनाया है, उसमें कमाल की ताकत है। तुम्हें उसे मारने भेजा गया है ताकि हम कमजोर पड़ जाएं। लेकिन जोशुआ, मैं तुम्हें बता दूं, वह बच्ची हथियार नहीं है। उसके पास किसी भी हथियार को निष्क्रिय करने की शक्ति है। उसकी मदद से हम इंसानों को मारना नहीं, खुद को बचाना चाहते हैं। फिर हारून ने एक सच बताया जो जोशुआ को गहराई से पता था, लेकिन उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। तुम भी जानते हो जोशुआ, 15 साल पहले लॉस एंजल्स पर जो न्यूक्लियर हमला हुआ था, जिसने इंसान और एआई के बीच जंग शुरू की, वह किसी एआई ने नहीं किया था। वह तुम्हारे अपने कोर्ट में गड़बड़ी की वजह से हुआ था। अंतरिक्ष में मौजूद न्यूक्लियर बम इंसानी गलती से धरती पर गिर गया, लेकिन सारा इल्जाम हम पर डाल दिया गया। हमने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। लेकिन अब हारून की बातों से जोशुआ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए सिर्फ माया मायने रखती थी। लेकिन हारून की नजर में जोशुआ अभी भी खतरा था। वह उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी उसके साथियों ने उसे तुरंत बुलाया। हारून ऊपर दौड़ा। बाहर का नजारा देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नोमैड ने उनकी एक और बस्ती को मिसाइल से उड़ा दिया था। हारून की आंखों में गहरा निराशा थी। जब सबका ध्यान तबाही पर था, अल्फी चुपके से जोशुआ के सेल तक पहुंची। उसने मासूमियत से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम मेरी माँ को मारना चाहते हो? अल्फी माया को माँ कह रही थी। जोशुआ ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, नहीं अल्फी, मैं माया को क्यों मारूंगा? मैं तो उससे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे उसके पास ले चल। हारून को जब अल्फी नजर नहीं आई तो उसे शक हुआ। वह सेल की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक जोशुआ गायब था। हारून को लगा जोशुआ खुद भाग गया। वह अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा, लेकिन असल में जोशुआ उनके जहाज के नीचे लटक रहा था। अल्फी ने उसे सेल से आजाद कर दिया था। जोशुआ जानता था कि हारून जरूर माया के पास जाएगा, इसलिए वह चुपके से उनका पीछा कर रहा था। कुछ घंटों बाद एआई का काफिला अपनी मुख्य बेस पर पहुंचा। एक गांव जहां सैकड़ों एआई शांति से रहते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी थी। हर चेहरे पर डर था क्योंकि नोमैड उसी दिशा में बढ़ रहा था। तभी एक डरा हुआ एआई हारून से बोला, अल्फी की ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वह नोमैड को तबाह कर सकती है। हारून ने गहरी सांस लेकर कहा, अभी नहीं, वह अभी बहुत छोटी है। उसकी ताकत अभी नोमैड को धरती से कंट्रोल करके खत्म करने जितनी नहीं हुई है। लेकिन अगर हम उसे किसी तरह नोमैड तक ले जा सकें तो वह उसे अंदर से तबाह कर सकती है। यह सब जोशुआ चुपके से सुन रहा था। रात हुई तो वह एआई कैंप में घुस गया। सभी एआई चार्ज हो रहे थे, स्लीप मोड में थे। अल्फी हारून की गोद में सो रही थी। हारून भी सोया हुआ था। जोशुआ ने चुपके से हारून के सिर पर बटन दबाकर उसे स्टैंड बाय मोड में डाल दिया। फिर बिना वक्त गंवाए अल्फी को लेकर माया को ढूंढने निकल पड़ा। तभी इलाके की निगरानी कर रहे एक एआई ने देखा कि अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा दल उनके ठिकाने के बहुत पास पहुंच चुका है। उसने तुरंत अलार्म बजा दिया। सारे एआई जाग गए, हारून भी जागा। स्थिति जानकर उसने कुछ साथियों को अल्फी ढूंढने भेजा और खुद बाकी सैनिकों के पास गया। उसकी फौज अमेरिकियों से लड़ने की तैयारी कर रही थी कि अचानक धुएं के गोले छोड़े गए। पूरा इलाका धुएं से भर गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एआई को समझ आने से पहले ही घने जंगल में से अमेरिकी सेना की 2 विशाल मशीनें निकलीं और हमला करने लगीं। वे सिर्फ एआई को नहीं मार रही थीं, उनके घर भी तबाह कर रही थीं। ये विनाश देखकर अल्फी का दिल टूट गया, जो जोशुआ के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। वह अपने साथियों की मदद को वापस दौड़ी। मशीनें लगातार रॉकेट और गोलियां बरसा रही थीं। उन मशीनों में से एक में कोई और नहीं, खुद हॉवेल अपनी सेना के साथ थी। लेकिन एआई भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी जवाबी हमला किया और एक मशीन को शक्तिशाली बम से उड़ा दिया। लेकिन हॉवेल पूरी तैयारी के साथ आई थी। जैसे ही एक मशीन रुकी, उसने अपना अगला हथियार छोड़ा, विस्फोटक रोबोट। ये रोबोट भीड़ में दौड़ कर आते और वहीं फट जाते। हारून की टीम की गोलियां भी उन्हें नहीं रोक पा रही थीं। हारून को लगा अब सब खत्म होने वाला है। जैसे ही वे रोबोट फटने वाले थे, अल्फी एक रोबोट के सामने आ गई। उसने अपनी ताकत से उसे कंट्रोल कर लिया और वहीं रोक दिया। ये देख हॉवेल आग बबूला हो गई। उसने मैकब्राइड को अल्फी को मारने का आदेश दिया। मैकब्राइड बंदूक लेकर अल्फी की तरफ बढ़ने लगा। घने धुएं की वजह से न अल्फी, न हारून, न कोई और एआई उसे देख पाया। जोशुआ पानी के रास्ते अल्फी के पास पहुंच रहा था। मैकब्राइड अचानक प्रकट हुआ और बिना सोचे अल्फी को गोली मार दी। जोशुआ का खून खौल उठा। उसने मैकब्राइड को वहीं मार गिराया। यह देखकर हारून को यकीन हो गया कि जोशुआ सच में उनके साथ
है। जोशुआ ने अल्फी को गोद में उठाया। वह उसे जगाने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई बाप अपनी बेटी को जगाता है, लेकिन अल्फी हिल नहीं रही थी। तब हारून बोला, जल्दी करो, इसे क्रिएटर के पास ले जाना होगा। हालांकि अमेरिकी सेना की एक और विशाल मशीन अभी भी एआई को मार रही थी, लेकिन अब अल्फी को बचाना सबसे जरूरी था। हारून और जोशुआ अल्फी को लेकर एक जहाज में सवार हुए और अपने गंतव्य की तरफ उड़ चले। जैसे ही वे गए, हॉवेल ने सारे एआई को मार डाला और हारून के एक घायल साथी को पकड़ लिया। उस एआई की आंखें जा चुकी थीं, वह देख नहीं सकता था। हॉवेल ने इसका फायदा उठाया और खुद को अल्फी की रक्षक बताकर पूछा, हारून और जोशुआ अल्फी को कहाँ ले गए? अंधे एआई ने उसे अपना साथी समझकर बता दिया, हेवन टेम्पल, क्रिएटर तक पहुंचने। ये सुनते ही हॉवेल ने उसे मार डाला और जोशुआ का पीछा करने लगी। दूसरी तरफ हारून ने जोशुआ को अपना साथी मान लिया था। जोशुआ अल्फी को बेटी की तरह गोद में लिए था, जैसे उससे जुदा होना बर्दाश्त न हो। यह प्यार देखकर हारून ने जोशुआ से एक सच बताया, अल्फी का तुमसे प्यार बिना वजह नहीं है। माया ने उसे एक आर्टिफिशियल एम्ब्रियो से बनाया था, जिसे उसने अपने गर्भ का स्कैन करके तैयार किया था। यानी अल्फी माया और तुम्हारे होने वाले बच्चे की कॉपी है। जोशुआ की आंखें भर आईं। हारून ने आगे कहा, माया ने अल्फी को इंसानों से नफरत करने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन साथ ही उसमें वही प्यार भी डाला जो खुद माया को तुमसे था। अल्फी माया की सबसे गुप्त रचना थी, जो उसने हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले चुपके से बनाई थी, जब नोमैड ने सब तबाह कर दिया था। यह सब सुनकर जोशुआ को आखिरकार समझ आ गया कि वह अल्फी से इतना गहरा प्यार क्यों करता है, उसे इतना अपना क्यों लगता है। अब उसे यह भी समझ आ गया था कि माया का मकसद इंसानों को मारना नहीं, इस जंग को रोकना था। इन भावनाओं के साथ वे हेवन टेम्पल पहुंचे। यह एआई सन्यासियों का गांव था। जोशुआ ने अल्फी को एक एआई सन्यासी के हवाले किया, जो उसे इलाज के लिए अंदर ले गया। कुछ देर बाद जोशुआ माया को ढूंढते हुए मंदिर के अंदर गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। माया लाइफ सपोर्ट मशीन पर पड़ी थी। वहां मौजूद सन्यासी से जोशुआ ने पूछा, इसे क्या हुआ? सन्यासी ने बताया, 5 साल पहले हुए हमले से माया कोमा में चली गई है। उसका होने वाला बच्चा भी नहीं बचा। हारून उसे यहाँ ले आया था। पहले हमें लगा हम क्रिएटर को बचा लेंगे, लेकिन सारे प्रयास नाकाम रहे। अब क्रिएटर को बचाना नामुमकिन है। अब तो अच्छा यही होगा कि उसे इस जिंदगी से मुक्त कर दिया जाए। जोशुआ की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तो अब तक तुमने उसे इस दर्द से मुक्त क्यों नहीं किया? सन्यासी ने कहा, वह हमारी क्रिएटर है, हम उसे कैसे मार सकते हैं? यह सुनकर जोशुआ रोता हुआ माया के पास आया। उसने देखा अल्फी माया को गले लगा रही थी। अल्फी ठीक हो चुकी थी। जोशुआ ने अल्फी को गोद में लिया और भारी दिल से माया की लाइफ सपोर्ट मशीन बंद कर दी। लेकिन तभी हॉवेल अमेरिकी सेना लेकर उस गांव पर हमला कर दिया। उसकी सेना ने एआई सन्यासियों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। खतरा भांपकर जोशुआ अल्फी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हॉवेल आ गई और उसे बंदूक की नोक पर ले लिया। हॉवेल ने कहा, अल्फी और क्रिएटर को यहीं छोड़ दो, तुम जा सकते हो। जोशुआ ने निराश होकर कहा, क्रिएटर अब नहीं रही। तभी हारून वहां पहुंचा और हॉवेल पर बंदूक तान दी, लेकिन हॉवेल के साथी ने हारून को पीछे से घेर लिया। जैसे ही हॉवेल पीछे मुड़ी, हारून ने गोली चला दी। वह खुद भी सैनिकों की गोलियों का शिकार हो गया। हॉवेल को लगा हारून ने मिस किया, लेकिन हारून ने उसकी पीठ पर लगे टाइम बम को गोली मारी थी, जो कुछ सेकंड में फटने वाला था। हॉवेल मौत के डर से तड़पने लगी, लेकिन बम फटने से पहले अल्फी ने अपनी ताकत से उसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन हॉवेल के साथियों ने अल्फी को खतरा समझकर हमला शुरू कर दिया। यह देख जोशुआ ने अल्फी को धक्का देकर दूर किया। अल्फी का ध्यान हटते ही बम पर से कंट्रोल चला गया और जबरदस्त विस्फोट हुआ। हॉवेल और उसके साथी टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर हारून उठा और बोला, भागो जोशुआ, नोमैड को तबाह करो। जोशुआ तुरंत अल्फी को लेकर वहां से भागा, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और कैदी बना लिया। जाते जाते नोमैड ने उस गांव पर भी मिसाइल दाग दी और पूरा गांव तबाह हो गया। कुछ देर बाद सैनिक जोशुआ और अल्फी को अमेरिका ले आए, लेकिन अल्फी को मार नहीं पाए, क्योंकि वह अपनी ताकत से सारी मशीनें तबाह कर सकती थी। तब जनरल एंड्रयूज ने जोशुआ को बंदूक दी और कहा, सिर्फ तुम ही अल्फी को मार सकते हो, इसे बंद कर दो, वरना हम इसे दर्दनाक मौत देंगे। जोशुआ के पास कोई चारा नहीं था। वह अल्फी के पास गया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद एंड्रयूज ने अल्फी की बॉडी नष्ट करने के लिए भेजी। जोशुआ की अल्फी से मोहब्बत को समझते हुए उसने जोशुआ को उसी गाड़ी में अल्फी की बॉडी के साथ भेज दिया, लेकिन एंड्रयूज को पता नहीं था कि यह जोशुआ की चाल थी। अल्फी मरी नहीं थी। जोशुआ ने चालाकी से उसे स्टैंड बाय मोड में डाला था, यानी वह सिर्फ सो रही थी। जोशुआ ने अल्फी को फिर से जगाया। अल्फी ने गाड़ी पर कंट्रोल किया, उसे घुमाया और जोशुआ उसके साथ भाग निकला। वह सीधे एयरपोर्ट पहुंचा। दरअसल इंसान चांद पर भी बस्तियां बसा चुके थे। चांद जाने के लिए खास फ्लाइट थी। जोशुआ चांद जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया। उनकी फ्लाइट अभी अभी उड़ी थी कि एंड्रयूज को खबर मिली। उसने फ्लाइट को वापस अमेरिका लाने का आदेश दिया, लेकिन अब जोशुआ और अल्फी को कोई नहीं रोक सकता था। अल्फी ने पूरे विमान पर कंट्रोल कर लिया और वे सीधे नोमैड पर जा पहुंचे। पहले उन्होंने बाकी पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट से सुरक्षित धरती पर भेजा। फिर नोमैड पर मौजूद सेना को खत्म करके अल्फी ने आखिरकार अपनी ताकत से नोमैड को तबाह कर दिया। हालांकि इस जंग में जोशुआ मारा गया, लेकिन उसने अल्फी को एस्केप पॉड की
मदद से सुरक्षित धरती पर भेज दिया। अब धरती पर बचे एआई सुरक्षित थे। बाद में पूरी दुनिया ने मान लिया कि लॉस एंजल्स पर हुआ हमला इंसानों की गलती थी। लोगों ने प्रदर्शन किए और अमेरिकी सेना को जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में फिर से अमन कायम हुआ और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसकी दुनिया में खो गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाई ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां लाते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।